ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि जैसे जो भारत का संविधान है उसकी भी एक उद्देशिका है, जो ये बताई है कि हम किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, ये बताता है। उस मतलब जब आप उसका अध्ययन करोगे प्रियम्बल का, उद्देशिका का, तो आपको ये पता चलेगा कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लिए किन उद्देश्यों को पाना चाहता है ऐसे। ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। तो अब देखना कि यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है, जैसे सोनी सर बता रहे थे आप लोग को कि ये जो 26 नवंबर 1949 है वो हमारे यहाँ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है उसका तिथि दिया हुआ है। और ये जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत जो है ना, राजा विक्रमादित्य के समय से जो संवत चले आ रहा है उनका जो कैलेंडर था उसके अनुसार ये तिथि दिया हुआ है, जो हिंदू पांचांग जिसको बोलते हैं ना। मतलब ये विक्रम संवत जो है उसका मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो ये क्या है, विक्रम संवत का तिथि दिया हुआ है ना। तो अब इसको जब आप पढ़ोगे तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और आत्मार्पित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और जब लागू किया गया था वाली बात आएगी तो क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो इस उद्देशिका को पढ़ने के बाद, है ना, इस प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो कैसे अपन निकालेंगे, उस चीजों को देखते हैं। तो 3 बिंदुओं पे हम इनकी उद्देशिका को निकाल सकते हैं। तो पहला, भारत को हमको क्या बनाना है। ठीक है। तो भारत, जब हेमंत सर थोड़ा सा माइक बंद करो ना। ठीक है। तो भारत, पहली चीज है कि भारत को हमको क्या बनाना है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत के नागरिकों को क्या प्राप्त कराना है, जो भारत के नागरिक है उनको क्या चीजें, मतलब क्या प्राप्त कराना है। और तीसरा है कि हमको क्या है, नागरिकों में किस चीज को बढ़ावा देना है। तो ये 3 उद्देश्य हैं जो स्पष्ट रूप से आपको इसमें मिलते हैं, किसमें? प्रस्तावना में दिखते हैं। तो पहला जो चीज है वो ये है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक साम्राज्य, है ना, समाजवादी गणराज्य बनाना है। तो ये पहला, भारत को हमको क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाना है। दूसरा है कि भारत के समस्त नागरिकों को क्या प्राप्त कराना है। तो पहला है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय है जो 3 प्रकार के न्याय हमको प्राप्त कराने हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा क्या है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता दिलानी है किसकी किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। और तीसरी, इसी में जो तीसरा चीज है, समता दिलाना है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है कि भारत के समस्त नागरिकों को किस चीज के लिए बढ़ावा देना है, तो क्या है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली भावना को बढ़ावा देना है। तो ये है आपके जो उद्देशिका है उसका उद्देश्य है, ये कि हमको क्या प्राप्त करना है इसे, है ना। अब आगे चलते हैं कि देखो यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं ना उनका बहुत विस्तृत अर्थ है। ठीक है। जैसे गागर में सागर भरना है, वैसे प्रस्तावना में उन चीजों को दर्शाया गया है कि भारत कैसा होगा, एक स्वप्न है जिसको हमको पूरा करना है, तो उन चीजों को बताया हुआ है। तो पहला जो शब्द है वो है, हाँ, पहला जो शब्द है वो है सबकी वॉइस ब्रेक हो रही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्लियर आ रही है आवाज अभी?
पहला जो शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो सॉवरीन है, इसका अर्थ क्या होता है कि देखो, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो हम बोले कि प्रभुत्व संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है वो सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मेरे यहाँ सही आ रही है। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा वो होगा, देखो। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई राज्य जो अपने मतलब आंतरिक मामलों के लिए और बाह्य सर मामलों, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए क्या हो, स्वतंत्र पूर्वक, मतलब उस विषय में निर्णय लेने के लिए वो किसी के अधीन ना हो, तो ऐसा ऐसा जो राज्य होता है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है ना। आंतरिक मामले और बाह्य मामले, जैसे उदाहरण के लिए लिया जा सकता है कि भारत को अपन लेते हैं, तो इनके आंतरिक मामलों के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में क्या एक्ट लगाना है, कैसे प्रबंधन करना है, इसके लिए भारत को किसी दूसरे राष्ट्र से पूछने की जरूरत नहीं है या किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि हमारा बांग्लादेश के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ये बाह्य मामले हैं। श्रीलंका के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, और अमेरिका के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, ये जो बाह्य मामले हैं, या युद्ध नीति वगैरह है, ये सब जो मामले हैं, इनमें भी हमको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, और हम अपने निर्णय के लिए किसी के अधीन भी नहीं है। तो ये बाह्य मामले हो गए, है ना। तो ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों के लिए क्या होता है, किसी पे निर्भर नहीं होता, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें कि भारत अब 15 अगस्त सन 1947 से बाहरी नियंत्रण अर्थात विदेशी सत्ता से बिल्कुल मुक्त है, और अपनी आंतरिक विदेशी नीतियां को स्वयं निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और इस प्रकार से वह आंतरिक तथा बाह्य सभी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण और व्यवहार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य समझ में आया? है ना। अब देखें दूसरा, लोकतंत्र। क्यों आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ठीक है, अब दूसरा जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम समझना चाहें इसको, तो क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि वहां जहां ऐसी सरकार हो जहां पे जनता का प्रतिनिधित्व हो। तो एक सरकार जो हो जिसको जनता चुने, और जनता जो है, जनता ही सर सरकार वॉइस को ब्रेक लाए। वॉइस नहीं आ रही है। तुम्हारे यहाँ का नेटवर्क ना थोड़ा सा डाउन होगा, थोड़ा सा ऐसी जगह में जाओ जहां पे नेटवर्क अच्छा हो। थोड़ा इधर सा से आवाज सही आ रही है सर की ना। हाँ, नेटवर्क तुम्हारी वाली आवाज जगह ही में थोड़ी जाओ ना कट रही है। आयुषी, नेटवर्क वाली जगह में जाओ, नेटवर्क वाली, थोड़ा सा इधर उधर खसक जाओ। तो लोकतंत्रात्मक, देखो अब ये शब्द को समझते हैं, अर्थात देश की प्रभुसत्ता, जो प्रभुसत्ता है वो अब भारत की जनता में निहित होगी, और देश में जनता के लिए जनता की ही सरकार कायम होगी। इस बात के सबूत में हम देखते हैं कि हर 5वें वर्ष जो है भारत में आम चुनाव होता है, जिसमें जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो राज्यों में और केंद्र में जाकर सरकार का संचालन करते हैं। तो ये है लोकतंत्र। अब उसके बाद अगला जो शब्द है वो देखें, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह होता है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। भारत में मौजूद सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता और समान आदर प्राप्त है, और भारत संविधान के इस
बात को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी करता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी और हमारा जो राष्ट्र है उसको उसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप जैसे बांग्लादेश चल दो या पाकिस्तान चल दो, ईरान इराक चल दो, तो ये क्या है, मुस्लिम राष्ट्र है। इनका जो राष्ट्र है उनका एक धर्म है और वो है मुस्लिम धर्म। वैसे ही हमारे भारत में क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी धर्म, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब उसके बाद देखना समाजवादी का क्या मतलब होता है। ठीक है, समाजवादी जो सोशलिस्ट है उसका मतलब होता है, एक पहले सबसे ना सामान्य रूप में समझो कि समाजवादी का मतलब क्या होता है। समाजवाद का मतलब ये होता है कि विकेंद्रीकरण हो जाए सब चीजों का, मतलब किसी एक आदमी के पास कोई सभी चीजों का नियंत्रण ना हो, समाज के जो सभी वर्ग हैं उन तक जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वितरण सभी सामान्य समूह के सबके लिए बराबर हो, सब उसको प्राप्त कर सके। तो ये जो कल्पना है वो समाजवाद की कल्पना बोलते हैं इसको। ठीक है, तो समाज देखते हैं परिभाषित करने के लिए कि समाजवाद की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, किंतु सर्वमान्य रूप में आर्थिक न्याय में समाजवाद की कल्पना की जाती है। अगर आपको आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय प्राप्त है, तो क्या होगा कि वहां पे समाजवाद की कल्पना की जा सकती है और समाजवादी सरकार देश के लोगों को सामाजिक आर्थिक क्रांति के द्वारा खुशहाल बनाने का प्रयत्न करती है, जिससे पूरा करने के लिए वह उत्पादन के मुख्य साधनों पर नियंत्रण रखती है। उत्पादन के मुख्य साधनों पर नियंत्रण रखती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को स्वीकार किया है, इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या है, समाजवाद भी मिलेगा आपको और पूंजीवाद का भी मिश्रण है, तो मिश्रित समाजवाद है। और आवश्यकता अनुसार कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के उद्यम साथ साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन समाज सर आपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को बता दिए। हाँ ये कुछ सुना ही नहीं दे रहा था सर मुझे तो। हाँ, तो नेटवर्क थोड़ा सा खराब और है। एक्चुअल में जितने देर आपने वो मतलब कि बता रहे थे ना, आज से 10 पता नहीं मीटिंग अपने आप से वो डिस्कनेक्ट हो गया था मतलब। सर एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए ना। हाँ, वो मैं आप ये वो बोल रहा हूँ, सागर में गागर ऐसा कुछ बोले, उसके बाद से फिर पूरा गया हो गया। ठीक है, डिस्कशन जब करेंगे ना आगे वाले में तो फिर से उन्हीं चीजों को समझा दिया जाएगा जो समझ में नहीं आया। पर्सनली एक एक बच्चा पूछ लेना जो चीज उसको समझ में नहीं आई है। ठीक है, ये बस थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा जो टॉपिक है वो। उसके बाद जो जी चीज सर। तुमको सुनाई नहीं दिया है या फिर जो चीज समझ में नहीं आई है या जो चीज तुमको फिर से पूछनी है उस चीज को पूछ लेना। ठीक है, अब देखो एक गणराज्य शब्द है। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब क्या होता है कि गणराज्य मतलब यह है कि वहां जो प्रमुख होता है ना किसी भी राष्ट्र का, वो वंशानुगत नहीं होगा, मतलब कि किसी का बेटा जो है वो ही राजा बनेगा ये निश्चित नहीं होता। वहां पे भी चुने हुए जो प्रतिनिधि रहते हैं वो जाते हैं और कुछ साल बाद, जैसे हमारे यहाँ 5 साल बाद है तो 5 साल बाद हो जाएगा, तो वो चेंज होते रहते हैं, है ना। तो अब इसको देखते हैं कि राज्य के सर्वोच्च अधिकारी का वंश। ठीक है, तो सर्वोच्च अधिकारी हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति है। तो ये क्या है, वंशानुगत नहीं होता, मतलब राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो गणराज्य होगा, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन पर आधारित होता है हमारे यहाँ का जो है। ठीक है, तो इस दृष्टि से भारत और अमेरिका गणराज्य है, क्योंकि इन देशों में राज्य के सर्वोच्च अधिकारी का पद वंशानुगत नहीं होता है, चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं। तो इन देशों में राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है। इसके विपरीत इंग्लैंड में, इंग्लैंड जो है वो गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिपब्लिक। तो इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं होता है, क्योंकि वहां का जो राजा है या रानी है इनका पद वंशानुगत होता है, मतलब उनके जो बेटा बेटी होंगे वो ही बनेंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ जो सर्वोच्च, तो इंग्लैंड में सर्वोच्च पद क्या है वहां पे, क्वीन, किंग या क्वीन का है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का है।
तो वहां पे राजा या रानी कौन बनेगा? जो उनके बेटे होंगे वो ही बनेंगे। और हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति वो बनेगा जो निर्वाचित होके जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ शब्द थे उनको हम देखें कि उनका अर्थ क्या होता है ऐसे करके। अब देखते हैं प्रस्तावना का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखो, संविधान की प्रस्तावना का महत्व उस समय उजागर होता है जब संविधान के किसी प्रावधान की भाषा और उसका स्पष्ट मतलब जो अर्थ है वो स्पष्ट या संदिग्ध होता है, तब इसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो हर हर अधिनियम के जो उद्देश्य हैं उनके निर्वचन की आवश्यकता या उनकी सहायता की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अधिनियम में कोई भी पद या भाषा जो है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता या संदिग्ध होता है, तब उसका निर्वचन किया जाता है कि उस उद्देश्य का, कि वो किस लिए बना हुआ है, वो जो अधिनियम है वो किस लिए बना हुआ है, तब वहां पे उसका महत्व आता है। तो ऐसी ही स्थिति में उसे समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जाती है, तब प्रस्तावना की सहायता ली जाती है। अब देखो, एक केस है बेरूबरी के मामले में ना, इन री इंडो एग्रीमेंट, ये जो था ये AIR 1960 का केस है। बेरूबरी का मामला, ये बार बार सुनोगे केस, महत्वपूर्ण बात है ये। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इस वाले केस में क्या बोला है? उद्देशिका जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, भले ही उसे संविधान का प्रेरणा तत्व जरूर कहा जा सकता है। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करता है और न ही सरकार की शक्ति को किसी प्रकार से प्रतिबंधित करता है, नियंत्रित करता है या संकुचित ही करता है। ठीक, तो ये जो मत था या ये जो है ना मत है, वो बेरूबरी के मामले में दिया गया था। अब देखो, केशवानंद भारती जो था, ये महत्वपूर्ण वाद है संविधान में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद 1973 का। ठीक है, बेरूबरी का मामला 1960 में आया और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आया। ये दोनों केस अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। सर मैसेज बॉक्स में केस, हाँ कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, बेरूबरी में बोला कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि किस मामले में ये बोला गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किस मामले में बोला गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो नहीं है बोला गया था बेरूबरी के मामले में, और केशवानंद भारती का जो मामला है उसमें बोला था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, तो इस मामले में यह भी कहा गया कि उद्देशिका संविधान की आधारिक संरचना है। मतलब जो प्रस्तावना है वो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत पढ़े हो ना, बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट, तो ये इस चीज में बोला गया था कि प्रस्तावना मूलभूत ढांचा है। अब देखो कि क्या उद्देशिका संविधान, मतलब जो प्रस्तावना है उसमें संविधान द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो होता है वो क्या प्रस्तावना में भी किया जा सकता है ऐसे करके, तो इस विषय पे चर्चा करेंगे अपन। तो ये देखो, यह प्रश्न सबसे पहले केशवानंद भारती का जो मामला है उसी में आया था कि न्यायालय के सामने यह विचार आया कि सरकार का यह तर्क था कि उद्देशिका भी संविधान का भाग है, इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर संविधान का संशोधन करने का जो शक्ति और प्रक्रिया है वो दिया हुआ है अनुच्छेद 338 में। इसको नोट करके रख लो, है ना। तो इसलिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, यह सरकार का तर्क था। अपीलार्थी यह कहता है कि प्रस्तावना स्वयं संविधान की शक्ति पर विविक्षित प्रतिबंध है, कि जो प्रस्तावना है वो क्या करता है कि विविक्षित प्रतिबंध लगाता है। उसमें संविधान का मूल ढांचा निहित है जिसको संशोधित करके नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ भी निकाल दिए जाने से संवैधानिक ढांचे का गिर जाना निश्चित है ऐसे करके। तो जो पहले दिया हुआ था और अभी जो संशोधन करके, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से 2 जगह जो है वो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसको देखेंगे तो उससे ये बोलता है कि अगर उसमें संशोधन करके कुछ चीजों को अगर आप हटा देते हो
तो वो नष्ट कर देगा पूरा का पूरा जो हमारा उद्देश्य है उसको। तो न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। तो उद्देशिका भी संविधान का एक भाग है और उसके उस भाग को मूल ढांचे से संबंधित है, वो छोड़कर शेष को, ठीक है, वहां जो मूल ढांचा दिया हुआ है उसको छोड़कर बाकी जगह आप 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकते हो। मूलभूत आप ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट कर दे। तो प्रस्तावना में भी जो मूलभूत ढांचा है, जो हमारा उद्देश्य है, जिसको हमको प्राप्त करना है, उन चीजों को छोड़कर अगर आप चाहें, ठीक है, तो कुछ जगह आप संशोधन कर सकते हैं ऐसे करके। अब देखो 42वें संशोधन जो हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन से हुआ था कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं वो शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो पहले ये जो है ये चीज नहीं थी। तो अब जब देखें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान शब्द से जोड़ा गया था। इस प्रकार संसद ने उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग किया। इस संशोधन द्वारा केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि उद्देशिका के उस भाग में जो मूल ढांचे से संबंधित है संशोधन नहीं किया जा सकता। किंतु जब तक केशवानंद भारती का निर्णय उलट नहीं दिया जाता है, पलट है ना, उलट मतलब दूसरा निर्णय नहीं दिया जाता उसके विरुद्ध, तो उद्देशिका में किए गए संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी मूलभूत ढांचे को नष्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद एक केस आया है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। तो इसमें बोला कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिए गए संशोधन को वैध करार दिया गया कि वो सही है, क्योंकि इसमें संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन होता है, न कि उसका न्यूनन होता है। मतलब कि आप जो है तो बता रहे इसको है ना, जिन शब्दों को जोड़ा गया है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है, वो जो चीजें हैं उसमें क्या है कि वो कम नहीं करती हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाती हैं। इसीलिए जो किया गया संशोधन है वो क्या है, वैध है। ठीक है, अब देखो कहां कहां संशोधन किया गया, तो देखना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखो जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना सेकेंड वाली लाइन में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, आप पीडीएफ में देखोगे तो उसमें दिखेगा क्लियरली, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसकी जगह पे था पहले प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसको क्या किया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया गया जोड़ के। ठीक है, और उसके बाद दूसरी जगह पे यहाँ व्यक्ति की गरिमा और के बाद, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और के बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो ये संशोधित किया गया था। मतलब है ना, ये राष्ट्र की एकता के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया था। तो अब तक संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है, और 2 जगह पे संशोधन हुआ है। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और दूसरी जगह पे आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता को है इसको प्रतिस्थापित किया गया है। और मिनर्वा मिल्स में बोला गया था कि जो संशोधन किए गए हैं वो वैध हैं, क्योंकि वो उनको न्यून नहीं करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हेमंत सर अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो, डिस्कशन वाली क्लास चालू कर दो। तो अब पूछो आप लोगों को कोई डाउट